इजराइल फिलिस्तीन विवाद अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और मेरा प्रयास रहा है कि अभी तक मैंने आपको इजराइल फिलिस्तीन विवाद को आसान करने की कोशिश की है। अभी तक 3 वीडियो आपको मैंने दिए हैं और इन 3 वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये समस्या का उपज कहां से होती है और ये समस्या जो है वर्तमान में कहां तक पहुंच गई है। पूरा एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन को लेकर के भारत का क्या रुख रहेगा। भारत किस रुख के साथ खड़ा है वर्तमान में, क्या जो रुख हमारा है क्या यही रुख प्राचीन में रहा, और फिर वर्तमान में जो हमारा आज रुख है वो रुख कैसे इजराइल की तरफ धीरे धीरे मुड़ गया। दरअसल यदि ऐतिहासिक तौर पे हम देखें हमारी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो हम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पे हमेशा फिलिस्तीन के साथ जुड़े थे और ये अभी से नहीं जुड़े थे। आजादी के पहले महात्मा गांधी ने भी फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के लिए विरोध किया था। इजराइल बनने के लिए महात्मा गांधी का भी विरोध हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी यहूदियों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते थे। अब क्यों रखते थे वो भी बताऊंगा, क्योंकि वो दुनिया की सबसे प्रताड़ित धर्म से जुड़े हुए लोगों के रूप में उनको मानते थे कि सबसे ज्यादा प्रताड़ना यदि किसी धर्म के लोगों को मिली है तो यहूदियों को मिली है। अब इसको लेकर पूरी की पूरी क्या चर्चा है, पहले तो मैं आपको एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड बताऊंगा। ऐतिहासिक बैकग्राउंड के साथ साथ भारत की नीति में कैसे बदलाव आया। 1992 में जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, उनके समय में क्या बदलाव आया, कोल्ड वार के समय क्या स्थिति रही और वर्तमान कूटनीति क्या है, वर्तमान में क्यों हमारा जो इस समय ज्यादातर समर्थन है वो आपका फिलिस्तीन से इजराइल की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे मायने देखो, कूटनीति में क्या होता है, सर्वोपरि होते हैं राष्ट्रीय हित, आपके जो है राष्ट्रीय हित किस तरफ जा रहे हैं और समय के साथ साथ कई सारी परिस्थितियों से आप खुद जूझते हो। तो जब आप कई सारी समस्याओं से खुद जूझते हो तो आप अपनी प्राथमिकताओं को समय के साथ बदलना भी शुरू करते हो। ठीक है, तो आज मैं एक बार डिटेल से आपको बताने का प्रयास करूंगा। हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं आज के सेशन का कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की नीति क्या है, भारत का रुख क्या है। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं शुरू से। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं ऐतिहासिक तौर पे यदि हम बात करें तो भारत सदैव खड़ा रहा है किसके साथ, फिलिस्तीन के साथ। ठीक है, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। ठीक है, और महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा था। अब आपको पता है कि शुरुआती जो विदेश नीति थी वो नेहरू की विदेश नीति थी। पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति को प्राथमिकता दी। ठीक है, उसको बनाया, उसको साकारित किया। तो चूंकि पंडित नेहरू महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए पंडित नेहरू की नीति में भी यही देखने को मिलते हैं। पहला तो एक बात यह, महात्मा गांधी का क्या पक्ष था, क्या तर्क था, मैं अभी आपको बताऊंगा और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस समय बहुत चर्चा में है ये बात। तो फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य के लिए महात्मा गांधी के द्वारा विरोध किया गया था। क्यों विरोध किया गया था, क्या रीजन था, ये हम डिस्कस करेंगे। यानी महात्मा गांधी फिलिस्तीन के समर्थक थे। ठीक है, क्यों थे अभी चर्चा करेंगे। दूसरा, भारत जो है, चूंकि आपको पता है भारत में भी जो भारत का आजादी के बाद विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पे हुआ। कितने सारे मुस्लिम जो है यहाँ पर भारत में रहते हैं, इस्लामिक लोग रहते हैं। तो भारत मुस्लिम आबादी के साथ किसी भी तरीके से अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता था। अरब देशों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए रखना चाहता था। इस कारण भी भारत फिलिस्तीन का समर्थक शुरू से रहा है। ठीक है, मतलब फिलिस्तीन के संबंध में भारत का जो रुख था, एक तो अरब देशों के साथ अच्छे संबंधों को ध्यान में रखना, गुट निरपेक्ष आंदोलन, आपको पता उस समय नेहरू के द्वारा नैम की नीति चालू की गई, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति चालू की गई। तो उसका और संयुक्त राष्ट्र में चूंकि पूरा का पूरा मुद्दा चला गया था तो संयुक्त राष्ट्र में हम बहुत भरोसा और विश्वास करते थे। ठीक है, तो इसलिए हमें लगा कि शायद इसका एक निर्णायक जो है कोई ना कोई आपका समाधान निकल जाएगा। तो भारत जो है फिलिस्तीन के साथ शुरुआत में खड़ा रहा। क्लियर है। और जब फिलिस्तीन के विभाजन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में मतदान की बात हुई तब भारत ने अरब देशों के साथ मिलकर के इस मतदान का जो है विरोध किया था। भारत मतदान के पक्ष में नहीं था, इजराइल के पक्ष में नहीं खड़ा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रवेश का भी विरोध किया था उस टाइम पीरियड पे। लेकिन समय के साथ साथ भारत का रुख भी बदलता चला गया।
कैसे बदला, इस पे बात करेंगे। उससे पहले एक बार महात्मा गांधी की क्या जो है पूरी की पूरी नीति थी, कैसे महात्मा गांधी फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य की स्थापना के विचार का विरोध करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष और तनाव में इस समय उनके विचारों की बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है। ठीक है, देखिए पहले समझते हैं कि महात्मा गांधी को यहूदियों को लेकर के उनके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस था। आपको पता होगा महात्मा गांधी द्वारा फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के विरोध का कारण क्या था, क्यों महात्मा गांधी ने इजराइल में इजराइल को बनने की बात नहीं कहते। क्योंकि पहली बात तो यूरोप में यहूदियों की स्थिति बहुत बुरी थी। यूरोप में यहूदियों की स्थिति बहुत बुरी थी। कैसे बुरी थी, आपको पता है हिटलर ने क्या किया, आप सभी जानते हैं। 1930 से 1940 के दशक में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली जो नाजी सरकार थी, उसके द्वारा यूरोप में यहूदियों का अत्यधिक उत्पीड़न किया गया, भेदभाव किया गया, लाखों की संख्या में यहूदियों को मारा गया। ठीक है, प्रॉपर जो है कैंप बनाए जाते थे, उन कैंपों में इनको डाल के मार दिया जाता था। एक तरीके से प्रॉपर जेनोसाइड हुआ, नरसंहार किया गया, उन्हें नजरबंद किया गया और उनको एक निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। तो जो जर्मनी था और यूरोप था बहुत अनसेफ हो गया इनके लिए। जब यह स्थिति हुई तो इस दौरान महात्मा गांधी यहूदियों के प्रति काफी सहानुभूति रखने लगे। ठीक है, महात्मा गांधी यहूदियों से इतनी सहानुभूति क्यों रखते थे, क्योंकि महात्मा गांधी को यह लगता है कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक वर्ग है ना, इन लोगों को इतिहास ने धर्म के कारण प्रताड़ित किया है। यह महात्मा गांधी जी का पक्ष था यहूदियों को लेकर, जो आज इजराइल में हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा कि यहूदी जिस तरीके से यूरोप में आज प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वही स्थिति भारत में अछूतों के साथ भी है। मतलब क्योंकि यहूदियों को ना तो शिक्षा के अधिकार उनको मिलते थे, किसी भी प्रकार की सरकारी सर्विसेज नहीं मिलती थी, किसी भी प्रकार की उनकी प्रायोरिटीज नहीं थी, चुन चुन के उनको मारा जा रहा था। तो महात्मा, वैसे इतनी बुरी स्थिति तो यहां पे भारत में अछूतों की नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी महात्मा गांधी ने यूरोप में यहूदियों और भारत में अछूतों के साथ होने वाले व्यवहार में काफी समानताएं बताई और उन्होंने बताया कि इन दोनों समुदायों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, इसलिए काफी आलोचनाएं की महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी यहूदियों के साथ खड़े थे जब जर्मनी में हिटलर के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था, और वो इस बात को लेकर इतना ज्यादा चिंतित थे कि जिस तरीके से जर्मनी में यहूदियों को मारा जा रहा है, तो उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए अगर जर्मनी के साथ युद्ध भी करना रहे तो वो भी उचित होगा। आपको लगता है ना कि महात्मा गांधी हिंसा की विचारधारा की बात नहीं कहते। महात्मा गांधी का जो अहिंसक विचारधारा का जो सिद्धांत है ना, वो अन्याय के खिलाफ, मतलब वो न्याय प्रिय सिद्धांत के तौर पे काम करते थे। ये ध्यान रखिएगा, जब कहीं पर भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है किसी के वर्ग के साथ, किसी भी पूरे समूह के साथ, किसी पूरी कम्युनिटी के साथ, ऐसे में महात्मा गांधी जो है यहूदियों के समर्थक थे। ठीक है, जर्मनी को जिस तरीके से अत्याचार हिटलर के द्वारा किया जा रहा था, उसमें महात्मा गांधी जी यहूदियों के साथ आकर के खड़े हो गए। ठीक, पहली बात ये। अब आपको पता है कि मैं कहानी पहले बता चुका हूं। अब इसी एवज में जो है 1897 यानी 19वीं शताब्दी के अंत में, है ना, 1890 के दशक में जो है यहूदी लोगों ने एक राष्ट्रीय मातृभूमि की स्थापना के लिए एक आंदोलन चालू किया जिसका नाम था जायोनी आंदोलन। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी, आपको बताई थी, आपको समझाया था कि एक आंदोलन चालू किया गया जायोनी आंदोलन। ठीक है, ताकि मतलब यहूदियों के लिए खुद का उनका एक राष्ट्रीय मातृभूमि बने। ठीक है, इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश मैंडेट प्रणाली आई। 1917 में जो है बालफोर घोषणा की गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को लगा कि उनको इजराइल का जो है यहूदियों का समर्थन चाहिए, तो ऐसे में जो है एक यहूदी राष्ट्र राज्य का प्रॉमिस किया गया बालफोर घोषणा पत्र में। ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया है। जिनको भी बालफोर घोषणा पत्र नहीं समझ में आया, इससे पहले वाले सेशन में जाके देखें, मैंने वहां पे डिटेल से सारी चीजें की हैं। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक जो है प्रॉपर एक प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव 181 बोलते हैं इसको। इस प्रस्ताव के माध्यम से फिलिस्तीन और यहूदियों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। ठीक है, और यरूशलेम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर के तौर पे रखा जाता है, यूनाइटेड नेशन अपने संरक्षण में रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पार्टीशन प्लान लेकर के आ जाता है। जैसे हमारे देश का पार्टीशन किया गया, अरे भारत तो मतलब खुद पीड़ित देश रहा इन सब चीजों से। जैसे अंग्रेजों ने भारत के साथ, सोचिए कितनी बड़ी प्रताड़ना थी। ये तो हमारे लीडर बहुत विजनरी थे जो इस पूरी समस्या, नहीं आज भी हम उलझे होते हैं, आज कश्मीर में उलझे ही तो हैं।
आज तक कोई समाधान निकाल के ना तो यूनाइटेड नेशन ने दिया और ना तो ब्रिटेन देगा ही क्या। ब्रिटेन तो उलझा के गया है। तो ब्रिटेन जहां जहां भी रहा है वो इस तरीके से उलझा के गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में जो है ये प्रॉपर जो है आपका प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव 181, जिसके तहत एक फिलिस्तीन राज्य, एक यहूदी राज्य और यरूशलेम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर के तौर पे रखना होगा, यूनाइटेड नेशन के संरक्षण में रखना होगा। ठीक है, तो जैसे ये प्रस्ताव आया था, आपको पता है यहूदी नेताओं ने ये योजना को स्वीकार कर ली थी। अरब लोगों ने अस्वीकार कर दिया था, फिर हिंसा भड़की, फिर 1948 में एक युद्ध हुआ, है ना, क्योंकि 14 मई 1948 को इजराइल ने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। ये पूरी बैकग्राउंड कहानी बताई। अब मुद्दा यह है कि महात्मा गांधी क्यों यहूदी राज्य नहीं बनाना चाहते थे, महात्मा गांधी क्यों इसके खिलाफ थे। पहली बात, महात्मा गांधी का कहना था कि यह बात सत्य है कि यहूदियों को प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिलिस्तीन में यहूदी राज्य बनाना गलत है, अमानवीय है। क्यों? क्योंकि यहूदी राज्य बनाने के लिए वहां की मूल अरब आबादी को वहां से भी स्थापित करना पड़ेगा, जो कि किया भी गया। बड़ी मात्रा में फिलिस्तीनी वहां से गए। तो यह मानवता के खिलाफ है। मतलब आप एक आबादी को संरक्षित करने के लिए दूसरी आबादी को खत्म नहीं कर सकते। तो पहली बात तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये मानवता के लिए अपराध है। आज देखिए गाजा पट्टी में यही हो रहा है। आज देखिए आप जो है, तो हमारी विदेश नीति इससे प्रभावित थी कि नहीं होगी, बताइए। महात्मा गांधी को लगा कि यदि यहूदियों को अपना देश बनाना है तो वो अरबों की सद्भावना से बन पाएगा। फिलिस्तीन में वो बस सकते हैं, ऐसा नहीं फिलिस्तीन में नहीं बस सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों के माध्यम से नहीं फिलिस्तीन में बसना चाहिए। उनको अरबों के माध्यम से बात करनी चाहिए, अरब देशों से बात करनी चाहिए और उनकी सद्भावना से वहां पर एक देश बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कभी संघर्ष जैसी स्थिति आए ना। ब्रिटिशों के साथ जुड़ाव उनको कम करना होगा, अरबों के साथ जुड़ाव अपना बढ़ाना होगा। महात्मा गांधी का यह पक्ष था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि कोई भी धार्मिक कृत्य हो इस क्षेत्र में, अरब फिलिस्तीन क्षेत्र में, जैसे यहूदियों का वापस फिलिस्तीन लौटना, यह अरबों की सद्भावना से ही लागू होना चाहिए। अरब देशों को आगे बढ़ करके फिलिस्तीन में जो है यहूदियों को स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह उनका पहला जो है प्राचीन नगर था। पहली बात यह, ठीक है, उनकी मातृभूमि रही है। तो यहां पे महात्मा गांधी ने सॉल्यूशन अरब देशों के ऊपर छोड़ा था। ठीक है, दूसरी बात, महात्मा गांधी का मानना यह भी था कि जिस तरीके से फिलिस्तीन में यहूदी मातृभूमि की अवधारणा जो है बन रही है, यहूदियों के अधिकारों की लड़ाई की बात हो रही है, तो यदि फिलिस्तीनी यहूदियों का एकमात्र घर है, तो क्या दुनिया के उन हिस्सों में जहां पर वो पहले से बसे हुए हैं, क्या उन्हें छोड़ देंगे? उन हिस्सों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन हिस्सों में पहले भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो उन हिस्सों में तो आप बसे हुए हैं, तो यहां पे फिलिस्तीनियों को यहां से भगाना एक मानवता के खिलाफ जो है बड़ा अपराध हो जाएगा। तो महात्मा गांधी पूरी तरीके से किसके साथ खड़े थे? फिलिस्तीनियों के साथ खड़े थे। समझ रहे हैं सभी लोग? क्लियर है? स्पष्ट हो रहा है सभी को? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें समझ में आ रही, महात्मा गांधी का क्या जो है इसको लेकर के जो दृष्टिकोण है। अब देखिए, अब जब महात्मा गांधी की यह राय थी, ठीक है, महात्मा गांधी साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे, उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, ठीक है, और इजराइल फिलिस्तीन समाधान को अरब देशों के हाथ में छोड़ रहे थे। तो ऐसे में महात्मा गांधी का प्रभाव देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों में पड़ना ही था। ठीक है, चूंकि नया नया देश बन रहा था, भारत भी एक नवजात देश था, विदेश नीति को नया आकार देना था, तो भारत ने फिलिस्तीन को विभाजित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 181 के खिलाफ वोट किया था। मतलब जब संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर 1948 में वोटिंग चल रही थी, तो भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा था। ध्यान रखिएगा बात को। और ये बहुत लंबे अंतराल तक हम खड़े रहे। अभी हमारी डिप्लोमेसी में एक स्विच देखने को मिलता है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक, लेकिन यह बात तो सत्य है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, लेकिन हमने 1950 में इजराइल को एक राज्य की मान्यता दे दी। डेट है, ठीक है, हमारे द्वारा 17 सितंबर 1950 हमारे संविधान लागू होने के बाद
हमने इजराइल को एक आधिकारिक राज्य की मान्यता दे दी कि इजराइल भी, क्योंकि इजराइल ने भी अपने आप को क्या था किया था, स्वतंत्र कर दिया था। इजराइल ने अपने आप को 14 मई को एक स्वायत्त देश के तौर पे, 14 मई 1948 को स्वायत्त देश के तौर पे बना दिया। फिर युद्ध हुआ, है ना, और जितने युद्ध हुए हैं सब में इजराइल का आकार बड़ा होता गया है। अभी भी जो युद्ध हुआ है इजराइल का आकार बड़ा होगा, ये बात तय है, मान के चलिए, क्योंकि इसमें पूरा यूरोप आके खड़ा हो जाता है हर बार। तो 17 सितंबर 1950 को भारत ने आधिकारिक तौर पे इजराइल राज्य को मान्यता दे दी। लेकिन पॉलिसी में स्विच होता है सबसे बड़ा पीवी नरसिम्हा राव के समय, क्योंकि इसके बाद हमने 1950 में मान्यता तो दे दी, लेकिन हमने कोई कूटनीतिक संबंध नहीं बनाए, कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं हुए। कूटनीतिक संबंध हमारे स्थापित होते हैं 1992 में, जब नरसिम्हा राव जी आते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के समय जो है पॉलिसी चेंज आता है और इजराइल के साथ अच्छे संबंध स्टैब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि पीएलओ जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन है, पीएलओ बनाया गया था ना, इसकी कहानी भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। यासिर अराफात और ये सारी चीजों लेकर के मैंने डिस्कस किया था, आपको पता होगा। तो पीएलओ को भी फिलिस्तीनी प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करने वाला भारत पहला गैर अरब देश है। यानी हमने पीएलओ को भी स्वीकार किया, हमने इजराइल को भी स्वीकार किया, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। यानी हमारी जो नीति है वो संतुलन के सिद्धांत पे काम करे। हम एक तरफ अरब देशों को भी नाखुश नहीं कर रहे हैं, फिलिस्तीन को भी स्वीकार रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इजराइल को भी स्वीकार रहे हैं, ठीक है। हालांकि इस समय भारत की नीति में कुछ बदलाव आए हैं, ये बदलाव दिखाते हैं भारत के रणनीतिक और आर्थिक हित। इसके बावजूद भी भारत मानवता के साथ सबसे पहले खड़ा है। रणनीतिक और आर्थिक हित ये हमारी जो सबसे बड़ी जरूरत है वर्तमान की, उसके साथ जो है हम खड़े हैं। लेकिन भारत आज भी, हम एक तरफा इजराइल की बात नहीं करते। देखिए, कभी भी आपसे भी वो पॉइंट पूछा जाए तो भारत इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों के तहत एक संतुलित दृष्टिकोण रखता है। हम 2 नेशन स्टेट की थ्योरी पर एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं दोनों राज्य बनने चाहिए, फिलिस्तीन भी बनना चाहिए, इजराइल भी बनना चाहिए, ठीक है। 2 स्टेट सॉल्यूशन को हम स्वीकारते हैं, इसको प्राथमिकता देते हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देशों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है। समझ रहे हैं बात को? शांतिपूर्ण तरीके से कार्य होना चाहिए। इसमें हिंसा का कोई भी पक्ष को ना तो हम कभी समर्थन करते हैं और ना तो हमारा समर्थन कभी होगा। क्लियर है? स्पष्ट है सभी को? क्लियर है? अब देखिए, कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध में सोवियत संघ का पक्ष लेते हुए भारत जो है फिलिस्तीन का समर्थक बना रहा लंबे समय तक। अरब राज्यों का समर्थन लगातार हमने किया शुरुआत में, ठीक है। लेकिन हमारी विदेश नीति में बदलाव आता है 1992 में, क्योंकि 1992 तक तो हमने किसी भी प्रकार से, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात क्या थी, एक तो हम आर्थिक संकट से उभरे थे, हमारे देश में इस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हो गई। तो उसके बाद और फिर यूनाइटेड, आपको पता है सोवियत संघ का विघटन हो गया, फिर अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा, वो सब कोल्ड वॉर की समाप्ति हो गई, वो सब घटनाक्रम यहाँ पर जुड़ते हैं। और उन सभी के कारण से नरसिम्हा राव को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। जिस तरीके से इन्होंने मतलब विदेश नीति को नया आकार दिया 1990 के दशक में, शायद ही कोई दे पाता। जिस तरीके से इन्होंने मुझे हमेशा एक बात लगती है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो इनको जो है पहचान मिलनी चाहिए थी, वो शायद नहीं मिली, क्योंकि इनके टाइम पे जितने काम हुए, पंचायती राज व्यवस्था आई, देश में एलपीजी रिफॉर्म आया, देश में इतने सारे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बने, वो नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम पीरियड पे बहुत सारे काम हुए। मंडल कमीशन का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं, वो मैं कभी एक बार नरसिम्हा राव जी पे एक प्रॉपर मैं सेशन लूंगा और उस पर आपको बताऊंगा। तो राजनयिक संबंधों की स्थापना कब होती है? 1992 में, ठीक है। इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों को स्थापित किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी फिलिस्तीन के साथ हमने समर्थन को जारी रखा। हमने फिलिस्तीन के साथ समर्थन को कभी भी खत्म नहीं किया। क्लियर है? स्पष्ट है? ठीक है। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद नरसिम्हा राव ने अरब देशों के साथ संभावित मतभेदों के बावजूद भी इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को बनाए रखा, ठीक है। यह एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमने एक संतुलनकारी दृष्टिकोण हमेशा बना के रखा, ठीक है। हमारे जितने भी कूटनीतिक निर्णय होते हैं या किसी भी देश के कूटनीतिक निर्णय होते हैं, उसमें उस देश के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। तो इजराइल के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना और साथ साथ फिलिस्तीन का भी समर्थन करना, यह हमारी कूटनीति का हिस्सा आज भी है।
आज भी हम टू स्टेट नेशन की थ्योरी पे बात करते हैं। हम दोनों देशों के साथ, क्योंकि हम अरब देशों के साथ अपने संबंध नहीं खराब कर सकते। अरब देशों से सऊदी अरब हो गया आपका, चाहे वो लेबनान है, चाहे जॉर्डन है, कोई भी कंट्री हो गया, भारत सभी के साथ अपने संबंधों को बना करके चल रहा है। चाहे इराक हो गया, चाहे सीरिया हो गया, जितने भी देश हैं, यहां से पेट्रोलियम आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम फिलिस्तीन के साथ भी खड़े रहे और हम जो है इजराइल के साथ भी खड़े रहे। अब वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में कैसे समय के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय हित बदले। हाल ही के वर्षों में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पीरियड पे, ये देखिए कुछ तस्वीरें हैं, इंदिरा गांधी, यासिर अराफात खड़े हैं, है ना। तो ये फिलिस्तीन के साथ की कई सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, इनको लेकर के आगे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या क्या चीजें हुई, वर्तमान परिदृश्य में क्या क्या बदलाव हुए। हालिया समय में हमारे जो इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित है, उनमें क्या क्या चीजें हुई। आपको पता है इजराइल वर्तमान में भारत के साथ एक बड़े व्यापारिक संबंध रखता है। हमारे एक ट्रेड रिलेशन डेवलप हो चुके हैं इजराइल के साथ, ठीक है, बड़े स्तर पे, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, एक बहुत बड़ा जो है एक्सपोर्ट जो है केंद्र बना इजराइल, और वहां से भी बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लग गए। दोनों देशों के बीच में एक व्यापारिक संबंध डेवलप हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिस तरीके से इजराइल ने अपने आप को डेवलप किया, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, तो वो हमारी जरूरतों के तौर पे सबसे आगे आके खड़ा हो गया, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ इजराइल में जो है जो सबसे बड़ी चीज हुई कि इजराइल ने डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से उन्नति हासिल की है और भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में इजराइल ने मदद की है, तो भारत जो है अपनी रक्षा जरूरतों की पूर्ति के लिए इजराइल के साथ बहुत सारे जो है उपकरणों को खरीदता है, बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारे जो है सिस्टम्स हम यहां से खरीद रहे हैं। तो इजराइल के साथ हमारे रक्षा संबंध, इजराइल के साथ हमारे तकनीकी संबंध, इजराइल के साथ हमारे व्यापारिक संबंध, और सबसे बड़ी समस्या है कि समय के साथ भारत जो है ना आतंकवादी समस्याओं से भी हम लोग घिरते चले गए, है ना। और इतनी सारी आतंकवादी 80 के दशक में आतंकवाद की समस्या जैसे उभरी और सबसे प्रभावित देशों में भारत बना, तो ऐसे में सीमा पार आतंकवाद और उसके खिलाफ लड़ाई में भी हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बनकर के निकला इजराइल। इजराइल ने हमेशा भारत का समर्थन किया और भारत जो है हमारे राष्ट्रीय हितों में आतंकवाद भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इजराइल के साथ इजराइल ने हमेशा भारत का समर्थन किया। जब भी कभी सीमा पार से आतंकवाद हुआ, जम्मू कश्मीर का मुद्दा हुआ, हर जगह पे इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड होता है, चाहे यूनाइटेड नेशन की बात हो, तो हर जगह पे इजराइल भारत के साथ जुड़ा रहा। क्लियर है, स्पष्ट है। अब इजराइल के साथ हम अपने संबंधों को बेहतर बनाकर चल रहे हैं और हम अपने संबंधों को हमेशा बेहतर बनाकर चलेंगे, लेकिन फिलिस्तीन के साथ हमारी वही सारी की सारी जो है सहानुभूतियां हैं, सारे के सारे वही समर्थन है। देखिए सबसे पहली बात, भारत फिलिस्तीन के लिए बहुत कुछ करता है। इजराइल के साथ हमने संबंध अच्छे किए हैं, लेकिन हम फिलिस्तीन को, ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन से हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर रहे हैं। आप याद करिए 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा के साथ साथ फिलिस्तीन की भी यात्रा करते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हमने फिलिस्तीन के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं किए, हमने इजराइल के साथ अपने रिलेशन अच्छे किए, बस ये दिमाग में बैठाइए। क्लियर है, हमने फिलिस्तीन के साथ अपने रिलेशन कभी भी खराब नहीं किए, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, फिलिस्तीन के मुद्दे पे सबसे बड़ा मुद्दा फिलिस्तीन का है शरणार्थी समस्या। जब से जो है इजराइल के द्वारा जितने भी युद्ध किए गए, उन युद्धों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वहां के नागरिक, ठीक है। तो भारत जो है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत और कार्य एजेंसी में सर्वोपरि भूमिका निभाता है, ठीक है। लगभग हमने फिलिस्तीन के मुद्दे पर लगभग हमने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, 30 मिलियन यूएस डॉलर का योगदान दिया है, ठीक है, ताकि फिलिस्तीन में जो शरणार्थी हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। पहली बात तो ये, ठीक है, पहला डिप्लोमेटिक यहां पे ध्यान रखिएगा। भारत ने फिलिस्तीन के प्रभावित लोगों के लिए 6.5 टन चिकित्सा सहायता, 32 टन आपदा राहत सामग्री, यह भी भारत के द्वारा लगातार भेजी गई। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और भारत के द्वारा हमेशा अपने रुख को संतुलित करने के लिए जो सबसे बड़ा मैंने आपको बात बताई कि भारत सरकार के द्वारा
अभी हाल ही में ये देखिए, अभी जो भारत फिलिस्तीन युद्ध चल रहा है, हम फिलिस्तीन के साथ जो है वहां के आपदा राहत में सबसे पहले खड़े हैं। भारत सरकार ने अभी प्रॉपर बहुत सारी आर्थिक मदद और बहुत सारी सैन्य और आपदा राहत खाद्य सामग्री सारी कुछ भेजी है। आपको याद होगा 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार इजराइल जाते हैं। ठीक है, पहली बार इजराइल की यात्रा करते हैं। ठीक है, इजराइल की यात्रा करने के साथ साथ ही हम फिलिस्तीन की भी यात्रा करते हैं। यह प्रधानमंत्री जी की इजराइल यात्रा है। ठीक है, और 2018 में 2017 में हम इजराइल की यात्रा करते हैं और 2018 में हम फिलिस्तीन जाते हैं। तो यह क्या दिखाता है, हम दोनों को महत्व दे रहे हैं, दोनों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। भारत किसी दबाव तनाव में नहीं है कि हम अमेरिका के तनाव में, हम इसके, हमारी एक स्वतंत्र अपनी कूटनीति है, हम अपनी कूटनीति को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो 2018 में हम फिलिस्तीन भी गए, प्रधानमंत्री जी फिलिस्तीन पहुंचे, वहां की आधिकारिक यात्रा की। समझ रहे हैं, क्लियर है। और आपको एक बहुत बड़ी बात करूं, 2017 में भारत ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी जब घोषित की थी अमेरिका ने, भारत ने इजराइल के खिलाफ मतदान किया था, फिलिस्तीन के साथ खड़ा था। आप समझ सकते हैं, भारत ने यरूशलेम को एक तरफा, क्योंकि आपको पता है अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया, तो भारत इजराइल के साथ यहां पे नहीं था। भारत की नीति स्पष्ट है। हमारी नीति क्या, हम आतंकवाद की निंदा करते हैं। यदि कोई भी, जैसे हमास ने जिस तरीके की अभी कार्रवाई की, अभी आप लोगों को लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया और इजराइल के साथ खड़े हो गए। हम आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं, चाहे वो कोई भी रूप हो। छुपकर हमला करने की नीति का हमेशा निंदा करते हैं, क्योंकि इसके हम प्रताड़ित देश हैं। हम कोई भी देश में अंधाधुंध प्रतिशोधात्मक बमबारी के समर्थक नहीं है कि कोई 500-5000 रॉकेट मार देगा किसी को। हम एक रॉकेट के समर्थक नहीं है। ये तो गांधी का देश है ना। तो हम कोई भी देश, आज यदि आपको लग रहा हो कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, तो हम नहीं खड़े फिलिस्तीन के साथ, या हम इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं तो हम नहीं खड़े हैं। हम अपनी एक स्वतंत्र डिप्लोमेसी के साथ खड़े हैं। जहां पे हमें लगता है कि आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए तो आतंकवाद की निंदा करते हैं। हम दोनों के साथ खड़े हैं, जहां पर दोनों सही हैं या गलत हैं। हम अपने राष्ट्रीय हितों के साथ खड़े हैं। तो यदि कोई भी आतंकवादी घटना होगी, हम निश्चित तौर पर उसकी निंदा करेंगे। अंधाधुंध प्रतिशोधात्मक बमबारी का हम समर्थन कभी नहीं करते हैं। ठीक है, अब इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पे यदि हम भारत के आधिकारिक रुख की बात करें तो आधिकारिक रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अच्छे पड़ोसी के रूप में हम मानते हैं। हम 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम कहते हैं फिलिस्तीन देश भी बने, इजराइल देश भी बने। दोनों समुदायों के लोगों के लिए, यहूदियों के लिए इजराइल देश मिले, और जो अरब लोग हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, उनको फिलिस्तीन मिले। समझ रहे हैं, यहूदी लोगों के लिए इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के लिए फिलिस्तीन, यानी एक राज्य के दो, मतलब जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा आपका जो है प्रस्ताव लाया गया था, प्रस्ताव 181, अब हम उसकी समर्थन करते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है। 2 स्टेट सॉल्यूशन का ही हम सहमति देते हैं। अमेरिका ने भी कई बार मध्यस्थता करके इस पे बात की। क्लियर है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का ये जो स्टैंड था वो मैंने आपको बताया। वर्तमान भारत सरकार, आपका भी स्टैंड यही होना चाहिए। 2 ही राष्ट्र सिद्धांत को आपको एक्सेप्ट करना है। इसी को आपको अपने व्यू पॉइंट, यही आपके आंसर राइटिंग में, यही आपके हर चीज में दिखना चाहिए। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। अब देखिए हमारे साथ, हम पता है आपको कि हम इजराइल के साथ जो है अभी ये जो पूरा संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में भारत बहुत ज्यादा प्रभावित है। भारत के साथ आपको पता है कि इस समय सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत जो है अपनी सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है। हमारी भी सुरक्षा जरूरतें हैं। तो इजराइल से आप लोग करंट में देखते हैं, मैं आपको बताता रहता हूं कि इजराइल से हमने ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा। तो रक्षा उपकरण खरीद जो आपकी है और प्रौद्योगिकी सहयोग है, वो उसकी जरूरत हमें इजराइल से है। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन में चाहे जो भी स्थिति बने, लेकिन आपको इसका प्रभाव समझिए। अभी चूंकि युद्ध में इजराइल है तो निश्चित तौर पर भारत को प्रभाव पड़ेगा, है ना। अभी उसकी खुद की रक्षा जरूरतें हैं, अपनी खुद की उसकी। तो अभी भारत की एक तो ये आपको भारत को प्रभाव पड़ेगा कि इजराइल के साथ जो रक्षा सौदे हमने कर रखे थे या आने वाले समय पे हम करते, वो सारे जो है डिले हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि इजराइल अपनी सुरक्षा जरूरतों को पहली प्राथमिकता देगा भारत की बात में। ठीक है, इजराइल भारत का सबसे अधिक सैन्य उपकरण आपूर्तिकर्ता देश है। लगभग 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सैन्य कारोबार हम करते हैं इजराइल से। तो अभी इजराइल पहले अपनी डिफेंस सेक्टर को ज्यादा ध्यान देगा, भारत की कम। पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरा, हमें कच्चा तेल कहां से मिलता है?
कच्चा तेल भी इसी मिडिल पूर्व, यही मध्य ईस्ट से मिलता है। सऊदी अरब हो गया आपका, चाहे यहाँ पे आपका इराक हो गया, ईरान हो गया, आपका जितने भी देश हैं यहीं से हम कच्चा तेल मंगवाते हैं। तो जो ये संघर्ष चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, इस संघर्ष का एक प्रभाव ये पड़ेगा कि तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी, और तेल की कीमतें जब बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी तो ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित होगी। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा, है ना, क्योंकि अब आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का इरा है, एक जगह पे कोई घटना घटती है तो वो घटना का प्रभाव हर जगह पड़ता है। सऊदी अरब, ईरान, इजराइल आसपास में संघर्ष में भारत की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है। एक तो सैन्य आपूर्ति बाधित हो गई, दूसरा ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो गई, अर्थव्यवस्था पर, निवेश पर भी असर पड़ेगा। इस क्षेत्र से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो भी कुछ समय के लिए रुक जाएगा। इसके अलावा आपको पता है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। अभी G20 में इसकी बहुत खबर थी आपकी। एक बुनियादी परियोजना बनाई जा रही है, इसको बोलते हैं IMEC, ठीक है। एक आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है IMEC, ठीक है। पूरे एशिया को यूरोप के साथ जोड़ा जा रहा है इस गलियारे से, ठीक है। तो ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। एक आपका भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। IMEC ये आपका बनाया जा रहा है, ठीक है। अब भारत ने इस बुनियादी ढांचा परियोजना पे अभी आपको पता है हस्ताक्षर भी किए थे, और यदि ये परियोजना आपकी चालू हो जाती है तो आपको पता है इससे शिपिंग के माध्यम से, जहाज के माध्यम से जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा, रेल नेटवर्क बनाए जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके माध्यम से भारत को मध्य पूर्व से और मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ दिया जाएगा। अब चूंकि इस क्षेत्र में अस्थिरता है, इजराइल क्षेत्र में अस्थिरता है, तो ऐसे में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा, सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा ये, ठीक है। तो मध्य पूर्व की ये महत्ता भारत के लिए बढ़ जाती है। जो संघर्ष आपका जितना भी चल रहा है, सीधा सीधा इसका असर भारत के अपने हितों पर पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा, और इससे आपको पता है अर्थव्यवस्था और ये सब चीजों को आप जोड़ सकते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हमारा वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहली बात हो क्या सकता है आगे जब भी कभी आप कंक्लूजन की बात करेंगे तो पहली बात वही है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, उसी के साथ खड़े रहना है, ठीक है। इजराइल, यहूदियों के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन मिल जाए उनको, ठीक है। भारत को अपने कूटनीतिक प्रयास को जारी रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छाप है ना वो अब अलग है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है भारत का, चाहे वो अमेरिका हो, हर एक देश भारत की बात सुनता है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा भी बहुत ज्यादा है और इंडिया को प्राथमिकता दी जाती है। तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों से हमें बातचीत करनी चाहिए, मुद्दे के समाधान को निकालने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, भारत को मध्यस्थता करने का प्रयास जारी रखना चाहिए, और फिलिस्तीन लोगों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करना, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों पर मानवीय सहायता प्रदान करना, यह भारत की वर्तमान प्राथमिकता होनी चाहिए। जो लोग वहां पे प्रभावित, पहले बात तो ये युद्ध रुके, इसके लिए भारत को कूटनीतिक बातचीत करते रहना चाहिए। यह नहीं कि हम न्यूट्रल होकर बैठ गए कि हम तो तमाशा देखेंगे, नहीं, हम तमाशा नहीं देखेंगे, हम सकारात्मक हस्तक्षेप करेंगे, हम मध्यस्थता करेंगे, तो दोनों देशों में शांति बहाली का बात करेंगे, ठीक है। तो आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देना, इजराइल तथा फिलिस्तीन के नागरिकों को, वहां के शिक्षाविदों को, वहां के युवाओं को भी संवाद के लिए प्रोत्साहित करना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करना, और जो जिसके हित में सर्वोपरि है, इन सभी प्रयासों से भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है इस युद्ध को खत्म कराने के लिए, ठीक है। तो भारत को संवाद करते रहना होगा लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक, शांत नहीं बैठना होगा, और मानवीय सहायता जो गाजा के लोगों को चाहिए, जो वेस्ट बैंक के लोगों को चाहिए, उनको प्रदान करना होगा, ठीक है। और भारत को यह भी प्रयास करना होगा कि इसमें बहुत सारे देश आकर के जुड़े ना, इस युद्ध को और बड़ा रूप ना दें, इन सब चीजों पर भी भारत को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा मुद्दा भारत और इजराइल संबंधों को लेकर के मैंने आपको बताया कि भारत इजराइल, भारत फिलिस्तीन को लेकर जो ट्रायंगल है ये किस तरीके से स्पष्ट होता है। हमारा दृष्टिकोण एक संतुलनकारी दृष्टिकोण है, हम जो महत्व इजराइल को देते हैं वही महत्व फिलिस्तीन को देते हैं, हम द्विराष्ट्र सिद्धांत के साथ खड़े हैं। ये दोनों राष्ट्रों के बन जाने से इस समस्या का पूर्ण समाधान
हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक कंप्लीट सिनेरियो बताया, ऐतिहासिक बैकग्राउंड से लेके अब तक कैसे हमारी नीति में परिवर्तन हुआ, यह भी मैंने आपको स्पष्ट किया। ठीक है, सभी को चीजें समझ में आई, आपके दिमाग का ढक्कन कुछ खुला होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब इस पे आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि भारत किस तरीके से इस मुद्दे को सुलझा सकता है, इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को। क्या भारत का रुख होगा, भारत की क्या क्या जो है यहाँ पर एक भूमिका हो सकती है। और एक यहाँ पे बनाइए कि ऐतिहासिक हमारा रुख क्या रहा, महात्मा गांधी ने क्यों जो है यहूदियों के लिए उनकी क्या सहानुभूति थी, लेकिन जब इजराइल राष्ट्र बनाने की बात थी तब वो किस तरफ खड़े थे। इस मुद्दे को भी आप लोग जिक्र जरूर करिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ये मैटर था और इस मैटर को मैंने क्लियर करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए।